नेक्स्ट पोएम है अपनी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पोइट और पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बच्चों, तब तक आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स लिख लें ताकि आपको पोएम को समझने में आसानी हो। तो थोड़ा अबाउट द पोइट हम देख लेते हैं। पोइट हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जिनका जन्म 1770 में हुआ था और डेथ हुई थी 1850 में। ये रोमांटिक पोइट्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। रोमांटिक पोइट कौन से होते हैं? इंग्लिश लिटरेचर में एक मूवमेंट आया था जिसे रोमांटिसिज्म कहा जाता था। उनमें जिन पोइट्स ने लिखा उनको रोमांटिक पोइट कहा जाता है। और ये रोमांटिक पोइट में सबसे ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ का योगदान रहा था। उनके अलावा एस.टी. कॉलरिज थे, जिन्होंने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स लिखा था। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के अलावा और भी बहुत सारे पोइट्स थे, राइटर्स थे, जिनका रोमांटिक मूवमेंट में खासा योगदान रहा था। अब थोड़ा सा और इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ जी नेचर के पुजारी रहे हैं। प्रकृति को इन्होंने जैसे हम भगवान को पूजते हैं ना, तो हमारे पोइट ने नेचर को भगवान की तरह पूजा की थी। सबसे ज़्यादा नेचर के बारे में अगर किसी ने लिखा है तो वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ थे। इन्हें नेचर का वर्शिपर कहा जाता था। वर्शिप करना मतलब पूजा करना, और जो पुजारी होता है वो वर्शिपर होता है। इनके बारे में एक और बात लिखी है, ही ऑल्सो एडवोकेटेड। देखिए, एक वर्ड आ गया है एडवोकेट। एडवोकेट के दो मीनिंग है। एक तो नाउन की तरह, जैसे कोई वकील है वो एडवोकेट है, वो नाउन है। एक एडवोकेट करना, वकालत करना, ये वर्ब है। ये आपका कोई कार्य करना, कोई एक्शन होना, वो आपकी वर्ब में काउंट होगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो नाउन और वर्ब दोनों तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। इसमें एडवोकेटेड यानी ईडी बाद में पास्ट फॉर्म आया है, और वर्ब की ही फॉर्म्स होती हैं, नाउन की फॉर्म्स नहीं होती। एडवोकेट करना मतलब पक्षपात लेना, यानी वकालत करना, किसी बात की साइड लेना। किन बात की साइड ली थी? ही ऑल्सो एडवोकेटेड दैट इन पोइट्री में इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस, यानी कोई घटनाएं हैं या फिर कोई स्थितियां हैं फ्रॉम कॉमन लाइफ, आम जिंदगी से ली जानी चाहिए। शुड बी डिस्क्राइब्ड, उन्हें डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। किस में? इन द लैंग्वेज ऑफ, कौन सी भाषा में? कॉमन मैन एंड वुमेन। यानी हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी पोइट थे, इनका कहना था कि आम लोगों की जिंदगी के बारे में कुछ लिखा जाए। कोई भी ऐसे इवेंट थे, उनको उन्हीं की भाषा में लिखा जाना चाहिए, यानी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ सिंपल लैंग्वेज के फेवर में थे। इनको लगता था कि आम लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए, उन्हीं की भाषा में लिखना चाहिए, और कोई ऐसी वोकैब का यूज़ नहीं होना चाहिए जिन्हें लोग समझ ही ना पाएँ, उसका फ़ायदा नहीं है। इनके अपोजिट कुछ राइटर्स थे, उनका कहना था कि वर्ड्सवर्थ जो कहते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। हाई लेवल का लैंग्वेज होना चाहिए और ऐसी वोकैब होनी चाहिए जिसे एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही समझ पाएँ। लेकिन वर्ड्सवर्थ जी ऐसे नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इनकी जो पोइट्री थी नोटेबल थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, और वो नेचर के बारे में, नेचर की इमेजिनेशन के बारे में ही लिखा जाता था लगभग। और इनके अलावा कुछ और बातें लिखी हैं, आप इनकी रीडिंग कर लेना। और लास्ट में इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स का नाम है, कुछ इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, इनको भी आप कोट कर सकते हैं। देखिए, अबाउट द पोएम एंड अबाउट द पोइट इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको दो तरीके से आपको समझना है। एक तो आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा पेपर में, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे प्रसंग लिखते हैं हिंदी में, आप इसमें लिखेंगे कि अबाउट द पोइट में 2 से 4 लाइन्स आप लिखेंगे, मैक्सिमम 4 से 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखनी है। उसके बारे में आप डिटेल लिखेंगे, आपके पोइट कहाँ से थे, जन्म मृत्यु अगर अच्छे से याद है तो ठीक है, गलत नहीं लिखना, उसका गलत इंप्रेशन जाएगा। उनके अदर नोटेबल वर्क यानी कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो आप लिख सकते हैं। और अबाउट द पोइम में
हर पोइट का हर पोइम का सॉरी आप हर पोइम का एक कंक्लूजन लिखें। हर एक पोइम के बारे में मैक्सिमम 5 लाइन्स अलग से नोट डाउन करके रखें, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखें। कोई भी पोइम आप पढ़ें, उसको समझें, उसका हिंदी समरी समझें और उसके बाद आपको क्या लगता है कि उस पोइम में क्या कंक्लूजन लिखा है, पोइट ने क्या कंक्लूड किया है, वो 3 से लेके 5 लाइन तक आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और जब कोई रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा या फिर बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो इन 2 तरीकों से आपको ये बातें काम आएगी। एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने में आपको हेल्प मिलेगी। एक वीडियो हम इनके बारे में भी बना लेंगे कि कौन सी पोइम में क्या कंक्लूजन है। हिंदी में मैं समझाऊंगी और इंग्लिश में आप खुद से बना के लिखें और कोशिश होगी मैं इंग्लिश में भी उसको आपको समझा दूँ। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी पोइम है जिसका टाइटल है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जानी मानी सी पोइम थी जिसको 1800 यानी 18वीं शताब्दी में ही लिखा गया था। और यह पोइम क्रिटिसाइज करती है किन के बारे में, मटेरियल यानी भौतिकतावाद के बारे में क्रिटिसिज्म इस पोइम में मिलेगा। और ब्यूटी ऑफ नेचर यानी प्रकृति की ब्यूटी की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, हर कोई भौतिकतावाद में लगा रहा है। इस प्रकार की बातें आपको इस पोएम में मिलेंगी। आगे पोइट ने लिखा है, पोएम के बारे में लिखा है कि हमारा टच ही ख़त्म हो गया है अपनी प्रकृति से, स्पिरिचुअलिज्म से यानी अध्यात्म से हमारा लिंक ख़त्म हो गया है और हम बहुत ही ज़्यादा भौतिकतावाद में लीन हो गए हैं। लास्ट की लाइन है दिस आइडिया फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द फेमस लाइन्स। यह आइडिया बहुत ही प्रसिद्ध लाइन्स में हमें मिलता है और वो लाइन्स कौन सी हैं? गेटिंग एंड स्पेंडिंग यानी कमाना और खर्च कर देना, प्राप्त करना और खर्च कर देना, ये हमारे पोएम की लाइन्स हैं। और इसमें लिखा है वर्ड्सवर्थियन थीम यानी वर्ड्सवर्थ की जो थीम है वो कौन सी है? कम्युनियन विद नेचर, नेचर के साथ हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। और दुनिया की भौतिकतावाद भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नेचर को एकदम नेगलेक्ट कर दें और अपना भौतिकतावाद में एकदम लीन रहें। ये इस पोएम का कंक्लूजन है। तो अभी हम पोएम को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।